नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खालिसा मेरो मुख है अंगार, खालिस के हूँ सद सद संगार। खालिसा मेरो पछ अरबातार, खालिसा मेरो सुख एहलादा। खालिसा मेरो मित्र सखाए, खालिसा मात पिता सुखदाई। खालिसा मेरो पवन भंडारा, खालिसे कर मेरो सत्कारा। खालिसा मेरो रूप है खास, खालिसा मेरो रूप है खास। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में नई किरण में। आशा करूंगा आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आज के इस नई किरण में हमारे साथ विशेष मेहमान महाराष्ट्र नागपुर से हमारे पास पधारे हुए हैं मिलिंद दहिवले, और ख़ास इन्होंने अपने संस्थान के माध्यम से दादी रतन मोहिनी जी को सम्मानित करने के लिए महाराष्ट्र से यहाँ पर पहुँचे हैं। और सावित्रीबाई फुले ये सम्मान दादी रतन मोहिनी दादी जी को देने वाले हैं। तो उनके संस्थान के माध्यम से ये विशेष सम्मान जो है करने के लिए आए हैं, और 10 बजे ठीक उनके ही भवन में जाकर ये उनका सम्मान करने वाले हैं। तो मिलिंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? जी जी, एकदम फाइन, बहुत अच्छा हो जी। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने संस्थान के बारे में, अपने बारे में बताइए। जी जी, मैं तो एक छोटा सा अदना सा इंसान हूँ। चंद्रपुर के एक पाऊपेट झोपड़पट्टी में मेरा जन्म हुआ था जी। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक ह्यूमन राइट्स इस सब्जेक्ट को पकड़ा जी, और मैंने काम शुरू किया। एक साप्ताहिक अखबार शुरू किया नागपुर से, जिसका नाम दैनिक केंद्रीय मानवाधिकार रहा है। साप्ताहिक भी है और दैनिक भी है, जहाँ पे हम लोग मानवाधिकार हनन, महिला उत्पीड़न, बाल श्रम, भ्रष्टाचार उसके ऊपर लिखते हैं। ये करते करते हमें ऐसा लगा कि अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से तो समाज जन जागृति कर रहे हैं, मगर अपना ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए। तो हमने फिर इंडियन पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत नई दिल्ली से इसका पंजीकरण कराया और ये केंद्रीय मानवाधिकार संगठन ये अस्तित्व में आया। आज इस संगठन में लाखों लोग जुड़ के काम कर रहे हैं और मानव सेवा का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो पीड़ित मानव है, जिसे न्याय जो होता है ना वो मिल नहीं पाता है, ऐसे लोगों को हमारा जो लॉ डिपार्टमेंट है, जो फ्री में हम लोग लॉ का एडवाइस करते हैं, उनको कानूनी जानकारियाँ देते हैं और उनके लिए हम लोग उनको पूरी कानूनी सहायता और मदद सरकार से भी दिलवाते हैं और हम खुद हमारे एडवोकेट्स की तरफ से उनको मदद कराते हैं। चलिए मिलिंद जी, बहुत ही अच्छी सेवा कार्य आप कर रहे हैं और आशा करूंगा कि हमारे सभी रेडियो लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर। तो आइए, मैं चाहूँगा कि जिस तरह से जो आप संस्थान के लिए काम कर रहे हैं और अभी आप कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी शुरू करने वाले हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी, हमारे संगठन से 3.5 लाख लोग जुड़ के काम कर रहे हैं, जो अलग अलग स्तर पर, जहाँ पे समस्याएं लोगों की अलग अलग प्रकार की होती है जी, उसको लेके काम करते हैं। हम तो आज के तारीख में देख रहे हैं कि आज इतना तनाव हो चुका है जीवन में, और ये माने इतना जुल्म सितम भरा, ये लवालब भरा हुआ जो दुनिया है, इसके अंदर में इतने सारे मामले, इतने सारे पीड़ाएं है, तो उसमें मुक्ति कैसे पाई जाए। तो मेन चीज आती है कि भाई उसके लिए फाइट करो। बिल्कुल। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है कि रोज बकरी जैसा, भेड़ जैसा जीने से अच्छा है कि शेर जैसे जियो। तो हमको जीना चाहिए। और जो असहाय लोग हैं, जिनकी कोई मदद नहीं कर पाता है, तो उनके लिए कौन आगे आएगा। तो हमारी संस्थान उनको मदद के लिए आगे जाती है और सेवा भाव से हम लोग सबको निःशुल्क सेवाएं देते हैं। और ये संगठन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और इस संगठन को भारत सरकार से या राज्य सरकार से कुछ अनुदान नहीं मिलता है। अगर हमारे संगठन से जुड़े हुए जितने भी सदस्य और मेंबर और पदाधिकारी है, वो अपना जो भी छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं तो संस्था को दान देते हैं, चंदा देते हैं, उसके माध्यम से ये सभी कार्यक्रमों को अंजाम दिया जाता है। लोगों को जो हेल्प चाहिए वो हेल्प हम लोग हमेशा करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ में आपका कैसे इस संस्थान से जुड़ना हुआ? ये तो बहुत लंबी कहानी है क्योंकि श्रोताओं सुन रहे हैं मुझे यहाँ से।
और मैं पहली बार ब्रह्म कुमारी सेंटर से मुलाकात हुई मेरी, वो पुणे से हुई। अच्छा। पुणे में हमारी दीदी त्रिवेणी हैं, वो मुझे मिली थी। बाल गंधर्व एक नाट्य मंदिर है वहाँ पुणे में, वहाँ एक प्रोग्राम था। बिल्कुल। और उस प्रोग्राम में मेरी पहली बार त्रिवेणी दीदी से मुलाकात हुई। और दीदी से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं पहली बार नहीं मिल रहा हूँ, कई जन्मों से मेरा उनके साथ नाता होगा। और उस भाव से मेरा उनके साथ मुलाकात हुआ। मैं उनके सेंटर पे गया, विजिट किया। उनके सेंटर पे मैं मेडिटेशन के लिए बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। जो दिन भर तनाव में मैं रहता हूँ तो मुझे शांति कहाँ से मिलेगी, तो मेडिटेशन से मिलेगी। और मैं वहाँ से प्रभावित हुआ। और प्रभावित होने के बाद फिर मैं पुणे सेंटर से जुड़ा हूँ। और मुझे 2 बार अवसर मिला है यहाँ आने के लिए। एक बार दादी जी के जन्मदिन पर आया था और एक बार दादी जी को लाइफ प्राइड अवार्ड देने के लिए यहाँ आया था। और वापस आज मैं यहाँ माउंट आबू में हूँ। और आज हमारी केंद्रीय मानवाधिकार संगठन की तरफ से सावित्रीबाई फुले अवार्ड हम आज राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी को हम आज हमारे संगठन की तरफ से दे रहे हैं। स्पिरिचुअल के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से कई युवा और युवतियों के वो आइकॉन रहे हैं। आज 98 साल की दादी है, मगर फिर भी उतनी ही ऊर्जावान, बलवान, शक्तिवान है। और जिसकी प्रेरणा लेके कई लोग अपना जीवन सफल कर रहे हैं। तो ऐसी दादी से मुलाकात करना भी बहुत बड़ा गर्व महसूस करता हूँ मैं। और मैं जब भी दादी को मिलता हूँ, नई ऊर्जा, नई चेतना के साथ मैं वापस मेरे काम की तरफ ध्यान देता हूँ। और मैं पीछे नहीं आता हूँ, आगे आगे सक्सेस होते रहता हूँ। हमेशा हमेशा मैं ध्यान करता हूँ। और दादी का सुबह का मुरली तो मैं रोज़ सुनता हूँ। अगर मैं मिस कर देता हूँ या नहीं सुन पाता हूँ तो मैं उसको वापस यूट्यूब पे सुबह कहीं भी जाता हूँ, ट्रैवल में हो, कार में हो, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, बिल्कुल सुनता रहता हूँ और फॉलो करता हूँ। और मैं फॉलो करूँगा तो सक्सेस होऊंगा। कुछ लोग इस कान से सुनते हैं, उस कान से छोड़ देते हैं, मगर मैं सुनता हूँ और उसका अमल भी करता हूँ। जी जी, मिलिंद जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि इस संस्थान से कैसे जुड़ना हुआ वो भी आपने बताया। और त्रिवेणी दीदी से पुणे में आपकी मुलाकात हुई और वहीं से ये बीज जो है फलीभूत होकर अभी एक वृक्ष का रूप ले रहा है। और आप फिर से एक बार आप माउंट आबू आ गए हैं दादी जी का सम्मान करने के लिए। अच्छा लग रहा है हमें। तो आइए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बीच में हमारे एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। जी जी, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? सातपुर से। बोलिए, क्या करते हैं आप? क्या नाम है आपका? मुकेश जी, बोलिए, क्या करते हैं वैसे आप? नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM नई किरण। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए, जीना है तो हंस के जियो। अभी आपके जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो
मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर नई किरण। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और जीना है तो हंस के जिए, रो के क्या फ़ायदा, है ना। बहुत ही प्यारा सा गीत, मोटिवेशनल है। आप सभी सुन रहे थे। आशा करूँगा आप सभी को भी ये गीत पसंद आया होगा और आशा की किरण हमेशा अपने जीवन में बना के रखिए और आगे बढ़ते रहिए, है ना। और कभी भी निराशा को अपने साथ मत रखिए। हमेशा जो है एक आशा की किरण को बनाए रखें और उसकी तरफ देखते रहें और आपको एक नया रास्ता निश्चित मिलेगा। तो आइए फिर से एक बार वापस मैं मिलिंद जी को आपके साथ जोड़ना चाहूँगा। मिलिंद जी, आप समाज के बहुत सारे कार्य करते हैं और ज़्यादातर समाज में व्यस्त रहते हैं, तो परिवार वालों के साथ आपका कैसा बनता है? आपका परिवार क्या मोटिवेट होते हैं आपसे, या फिर आपको सपोर्ट करते हैं, या फिर कई बार प्यार से डांट भी देते हैं? ऐसा अनुभव रहा है कि जब भी मैं घर आता हूँ, क्योंकि 14-15 साल हो गए जो परिवार से थोड़ा दूर रहना पड़ा। और मेरी सक्सेसता के पीछे मेरे वाइफ का बड़ा हाथ है। जी जी। वो मेरे जीवन में नहीं रहती और उसने मुझे अगर सहकार्य नहीं किया रहता तो मैं आज इतने बड़े कदम पे और इतने बड़े दहलीज पे नहीं पहुंच पाता। जी। बच्चे छोटे थे, जब घर जाता था तो बच्चे सोए रहते थे। सुबह उठ के मैं निकल जाता तो बच्चे स्कूल गए रहते थे। वैसे कई बार ऐसा रहा कि बच्ची को स्कूल में ले जाना रहा तो बच्चों को ही ढूंढ नहीं पाता, क्योंकि सब बच्चे सरीके दिखते थे। तो बच्चे आके पकड़ लेते थे पापा, तो समझ में आता रही मेरी लड़की मेरे बाजू में खड़ी हो, मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। तो ये चीज़ें होती है। अभी लड़का मेरा 20 साल का है, नागपुर में केडी कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा है, सेकेंड ईयर में है। लड़की हमारी नागपुर में ही पढ़ रही है, 9th में है और सेंट पॉल पब्लिक स्कूल में पढ़ रही है वो। मेरी वाइफ हाउस वाइफ ही है, घर पे रहती है। मुझे एक माँ है, सुलोचना प्रहलाद दहीवले मेरी माँ का नाम है। मेरी माँ की बड़ी मनी इच्छा थी कि मैं मेरे साथ वो माउंट आबू आए। अच्छा अच्छा अच्छा। मगर मैं उसको ला नहीं पाया क्योंकि उसका स्वास्थ्य बीच बीच में खराब रहता है। मगर भविष्य में बाबा ने याद किया मेरी माँ को, तो मैं ज़रूर मेरी माँ के साथ यहाँ माउंट आबू आऊँगा। अभी तो मैं मेरे वाइफ और बच्ची के साथ यहाँ आया हूँ। उन्हें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और अध्यात्म के माध्यम से हम अपने मन पे, अपने शरीर पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपना सजग और साधारण जीवन शैली को कैसे व्यतीत कर सकते हैं, ये मेरे वाइफ ने आज अच्छे तरीके से देख के, हम पैदल पैदल आ रहे थे आज चाय पीने के लिए सुबह, तो उसने मुझे बताया। तो मेरे घर के लोग भी मेरे से अच्छे मोटिवेटेड है। मैं तो कई बार डांटता हूँ मेरे बीबी को और बच्ची को भी, तो बीच में लगता बाद में क्या क्या क्यों बोला मैंने। तो ऐसा लगता है कि डांट भी जीवन में बहुत ज़रूरी है। हमारे माता पिता ने भी हमें डांटा तो आज हम उस रास्ते पे नहीं गए और आज हम कहाँ से कहाँ आए। एक झोपड़पट्टी का सफ़र एक बड़े महलों तक, एक पैदल सफ़र बड़ी गाड़ी तक, ये जो सफ़र होते हैं ये डांट से ही होते हैं। और बाबा के घर पे हम हैं तो बाबा का भी डर हमें यहाँ इतना है कि हम बाबा के अनुशासन को तोड़ नहीं सकते, बाबा का शासन को मानना ही पड़ेगा। वही इंसान जीवन में सक्सेस हो सकता है और अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकता है। जी जी। मिलिंद जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया अपने परिवार के बारे में। और जहाँ पर परिवार हमारे साथ होता है तो सफलता निश्चित हमें मिलता है और इसमें त्याग, तपस्या सब कुछ आ जाता है और आसानी से हम लोग इन चीज़ों को कर पाते हैं जब परिवार का सहयोग मिल जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि समाज में बहुत सारी मुश्किलें आए, लेकिन फिर भी जैसे कि संस्थान से जुड़कर काफ़ी यूथ भी आपके साथ जुड़े हुए होंगे, तो यूथ के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? तो आपका जो उपलब्धियां हैं वो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी बातें ज़रूर बताइए उपलब्धियों के बारे में और युवाओं के बारे में। जी, मैं तो युवाओं को एक ही कहना चाहता हूँ कि नशा जो है वो पढ़ने का होना चाहिए। आजकल के नशा, लड़के को देखता हूँ नशा करते हुए, कई लड़के पान ठेले पर सिगरेट फूकते हुए दिखते हैं, कई लड़के के मुंह में ऐसा मावा खर्रा भरा हुआ रहता है। दांत भगवान ने हमें दिए हैं और दांत इतने सुंदर है क्योंकि हमारी स्माइल भी हमारे दांतों से ही होती है। और ये जो अपना मुंह है इससे अजान होती है, आरती होती है, पवित्र बातें की जाती है, अच्छा सार मुंह से निकलता है, शब्द निकलते हैं जो किसी के लिए दुआ बन के आते हैं। मगर उसी मुंह में खर्रा खाते हैं, उसी मुंह में लोग मांस मटन
खाते हैं, दारू पीते हैं, तो ये बुरा व्यसन है और ये व्यसन छोड़ना चाहिए। और अध्यात्म के माध्यम से, अध्यात्म की अगर नशा अगर कोई युवक करता है, या पढ़ाई की नशा अगर युवक करता है, या संविधान पढ़ने के लिए अगर वो सामने आता है, हमारे भारत की दंड संहिता IPC पढ़ सकता है, तो पढ़ने के बाद आपको हर चीज़ मिलेंगी। किताब सबसे बड़ा दोस्त अगर आपका बनता है, अभी तो सबसे बड़ा दोस्त उनका मोबाइल बन चुका है, तो ये मोबाइल सबसे बड़ा दोस्त भी है, सबसे बड़ा दुश्मन भी है। आजकल तो मोबाइल बैंक जैसा भी काम कर रहा है, मगर मोबाइल में सब कुछ है। तो मोबाइल से भी आप अध्यात्म सीख सकते हो। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मोबाइल के गूगल इंजन पर आपको सर्वाइव करते हैं। गूगल, आप कोई भी चीज़ को उठा सकते हो, पढ़ सकते हो। तो युवाओं को एक ही कहना है कि भाई आप अपनी जो ज़िंदगी है वो ऐसे वेस्ट जगह पे मत खर्चा करो, क्योंकि जो जीवन मिला हुआ है आज है तो कल नहीं है, पल भर के जीवन है। हमको लगता है कि हम 100 साल जिएंगे, ऐसा नहीं है। हम कभी भी कहीं पे भी जा सकते हैं, ऊपर का बुलावा जब आए तब हमको शरीर छोड़ के जाना है। मगर ये जो आत्मा अपने शरीर के अंदर विराज करती है, राज करती है, तो आत्मा गर्व के साथ, शीलता के साथ, पवित्रता के साथ हमारे शरीर में विराजमान होनी चाहिए। और हमारे हाथों से ऐसे कर्म होने चाहिए कि हमारे देश की प्रगति हो। हमारे जो युवा नौजवान हैं वो भारतीय सैन्य दल में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़ जाए, सुबह का एक्सरसाइज करे, फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करे, और अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपने वृद्ध पिताओं को और अपने बूढ़े बुजुर्गों की वो सेवाएं करे, उनका आशीर्वाद ले, उनसे कुछ चीज़ें सीखे। अभी आजकल के बच्चे कुछ सीखते नहीं हैं। आजकल की जो माएँ हैं उनको पदर भी नहीं। अभी हमारे मराठी में बोलते हैं कि आईचा पदर, हम माएचा असतो। अभी तो हैंगिंग बच्चे हो जाते हैं। तो क्या होता है कि माँ का जो आंचल है वो कम गिरने लग गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि माता बहनों को कि अपने बच्चों को बड़ा स्नेह प्यार दे और बहुत अच्छी पढ़ाई कराए, उनको अच्छे संस्कार दे, और संस्कार के माध्यम से वो हमारे देश के न्याय व्यवस्था में कदम रखे बच्चे, हमारे देश के सांसद में कदम रखे हुए बच्चे, हमारे इस देश के सर्वोच्च पदों पर हमारे बच्चे पहुँचे। इसलिए हमारे बच्चों को आज से ही काम पे लगना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय के पहले और समय के बाद किसी को कुछ नहीं मिलता है, जो मिलता है वो समय पे मिलता है। इसलिए समय की नज़ाकत को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कितना है 90.41 FM में आज मुझे बोलने का मौका मिला, और आज मैं बहुत खुश हूँ आप श्रोताओं के साथ बात करते हुए। मैं अभी वुमेन ग्रीवेंस रेडिएशन ट्रस्ट की स्थापना किया हूँ, जिसको हम लोग महिला शिकायत निवारण न्यास बोलते हैं। इसमें हम लोग जो पारिवारिक मुद्दे जो पुलिस थाने में आते हैं, कोर्ट में आते हैं, उसको मेडिटेशन के माध्यम से, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के माध्यम से हमको समुपदेशन करते हैं, और टूटे हुए परिवारों को, बिखरे हुए परिवारों को जोड़ने का नया प्रयास कर रहे हैं। भारत में करीब 10,000 एडवोकेट मेरे साथ काम कर रहे हैं, और 22 रिटायर्ड जज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कई पुलिस अधिकारी जो रिटायर्ड हैं वो हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। केंद्रीय मानवाधिकार संगठन चल रहा है, और हमारा एक दैनिक अखबार भी चलता है, जो हम संस्था के माध्यम से काम करते हैं वो अखबार में पब्लिश करते हैं। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, KM TV, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और कुछ ही दिन में हमारा एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हम लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे युवा, युवतियों, वृद्ध लोगों के लिए और सरकार की जो नई नीति और योजनाएं हैं उसके लिए हम उसको चलाने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपकी दुआ हम पे रहेंगी, और हम ज़रूर और एक नए पड़ाव पे को सक्सेस करेंगे। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एक ज़िले से पूरे भारतवर्ष के अंदर में कम से कम 10-20 स्टेशन हमारे शुरू हो जाए, ऐसे ही मैं भी बाबा से आशीर्वाद लेके यहाँ से जाने वाला हूँ। और मैं तो एक प्रण करता हूँ हमेशा, बाबा को साक्ष्य मान के, बाबा मैं आज ये करूँगा वो करूँगा, और करता ही हूँ। देखो, लक्ष्य अगर आपका है और आपके पीछे अगर आपकी खुद की हिम्मत है, आप मुट्ठी बांधो और निकलो। आपके रास्ते में कई ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे, कई ऐसे पत्थर आएंगे, कुछ लोग आपको रोकेंगे। देखिए, जो पेड़ होता है ना, जिसको फल फूल नहीं लगता है, सूखा पेड़ होता है, उसे कोई पत्थर नहीं मारता। मगर जो पेड़ फला फूला होता है और फूलों और फलों से भरा हुआ रहता है, वो झुकता भी है, उसे कई लोग पत्थर मारते हैं। मुझे भी ऐसी बहुत तकलीफ गई, मगर भगवान का जब पीछे आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग होती है, दुआएं होती है ना, तो ये सब मुसीबतें दूर हो जाती है। इसलिए दुआ अगर आपको पानी है तो आपका मन साफ रखना पड़ेगा, आपकी वाणी साफ रखनी पड़ेगी। आपके जो बोल है, वो आपका जो शब्द है, उसमें किसी की ज़िंदगी बसर सकती है, संवर सकती है। इसलिए शब्दों को बिल्कुल माप तोल के ही आपने सामने रखना चाहिए, और माँ पिताजी का आदर्श आपने आगे लेके जाना चाहिए, और अपने देश में एक अच्छा नागरिक आपने बनना चाहिए। यही मैं आज आप सभी वर्गों को, युवा वर्गों को, माताओं को, बहनों को अपील करता हूँ। और आप ध्यान की तरफ में चलिए,
किताबों की तरफ में चलिए, क्योंकि युग किताबों और ध्यान का अब है, क्योंकि हमारा जो अच्छा समय है वो तो अभी बीत चुका है, थोड़ा बहुत जो समय है हम इसके पीछे देते हैं। जी चलिए मिलिंद जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, और युवाओं के लिए भी खास प्रेरणादायी बात आपने बताई, और इसके साथ में आप संगठन के माध्यम से काफ़ी कुछ कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी आपने एक न्यास बनाया है, और अभी कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से भी आप लोगों को जोड़ेंगे और लोगों में एक नई उत्साह ऊर्जा जो है पैदा करेंगे, और साथ ही साथ जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार के जो योजनाएं हैं वो भी लोगों तक आसानी से पहुंच सके, इस माध्यम से ये आप अपना कार्य करने वाले हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, और भविष्य में आप जो कार्य करने वाले हैं उस सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। और जाते जाते आपके लिए एक और गीत, रोते रोते हंसना सीखा, सुनते रहो मुस्कुराते रोना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने अरे उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। हम दो एक हमारी प्यारी प्यारी मुनिया है, बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है। हम दो एक हमारी प्यारी प्यारी मुनिया है, बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है। खुशियों से अपने घर का कोना कोना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने अरे उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं छोटी छोटी बातों में, नन्हे मुन्ने तारे जैसे लंबी रातों में। बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं छोटी छोटी बातों में, ऐसा सुंदर है ये जीवन जैसे कोई सपन सलोना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने अरे उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना।